नमस्कार आप सभी को। पिछली दो कक्षाओं में जो उत्तर लेखन हमने किया उसमें संथाल विद्रोह के बारे में हमने उत्तर लेखन किया। हमने मुंडा विद्रोह के बारे में उत्तर लेखन किया। आपको बोला गया था कि आपको प्रत्येक क्लास से जुड़ा हुआ आंसर फ्रेम भी उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक टॉपिक से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 एपिसोड हमारे हो चुके हैं उत्तर लेखन के, जिसमें हमने बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह और पिछले दिनों जो हमने बात किया वो चंपारण सत्याग्रह की बात की। 3 पर हम उत्तर लेखन कर चुके हैं। आज के इस डिस्कशन में जो आपको चर्चा देखने को मिलेगी उसमें दो टॉपिक विशेष पर हम बात करेंगे। एक संथाल विद्रोह के बात करेंगे और दूसरा बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। दोनों के बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नोट भी कराऊंगा मैं आपको, आप यदि चाहते हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संथाल विद्रोह को देखते हैं और संथाल के बाद फिर हम बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले आज की जो चर्चा है संथाल विद्रोह से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले हम बात यहाँ पे संथाल विद्रोह की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं चीजों को। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, इसकी बात हम करेंगे और संथाल विद्रोह को लेकर हम यहाँ पे चले, ठीक है। संथाल विद्रोह की यहाँ पे बात हो रही है। अब जब संथाल विद्रोह की बात आती है, जब हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है जब किसी भी विद्रोह के बारे में बात करें तो उसके पृष्ठभूमि को हमें यहाँ समझने की जरूरत होती है। आप में से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये चीजें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब मैं चीजों को बताता हूं, जब यहाँ से फैक्ट मैं बताता हूं, जब मैं नोट डाउन कराऊंगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है उसको आप जब मैं बताऊंगा तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम पैरावाइज लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है जनजातीय विद्रोहों की। जनजातीय विद्रोह में, विशेष रूप से संथाल विद्रोह में पहुंचने से पहले हमें समझना होगा जनजातीय शब्द के बारे में। आपको पता होगा कि आदिवासी शब्द का पूछा जाता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कि किसने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें नाम याद रखिएगा, ठक्कर बापा। क्या नाम आपको याद रखना है? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आदिवासी जो लोग थे, विशेष रूप से यदि मैं बात करूं, ये जंगलों में रहने वाले लोग थे। ये आपको पता होना चाहिए। जनजातीय लोग जो हैं वो दूर दराज के जो क्षेत्र होते थे उनमें रहते थे, जंगलों में रहते थे और इनकी अपनी अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आप कह सकते हो एक स्थिति होती थी, एक व्यवस्था होती थी। और उसी व्यवस्था के अंतर्गत इनका जो जनजातीय प्रशासन होता था वो चलाया जाता था, ठीक है। विभिन्न कबीलों में ये बटे होते थे। तो इसी प्रकार से इनकी जो जनजातीय प्रशासन था वो चलाया जाता था। इनकी आम आदमी से अलग सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इनकी हुआ करती थी। ये हमें समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि इन लोगों ने, विशेष रूप से जो लोग थे, इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने वनों को काटा, जंगलों को कटाई की। और जंगलों की जब इन्होंने कटाई की तो वहां पे आप कह सकते हो कृषि भूमि का विस्तार हुआ। और जो कृषि भूमि का विस्तार हुआ वहां पे आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे ये लोग जो है वो झूम कृषि, या जिसको आप स्थानांतरीय कृषि कहते हो, उसको करना इन्होंने प्रारंभ किया। और फिर क्योंकि पहले इनका जो आप कह सकते हो व्यवसाय था, आखेट और इन सब चीजों पे इनकी जो जीविका थी वो चलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कृषि पर भी इनकी जीविका जो है वो आधारित हो गई। और जब कृषि पर ये आधारित हो गए, कृषि करने लगे उस भूभाग में, तो देखने को मिला धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं बदली, उस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत इनका शोषण प्रारंभ हुआ। और अपने शोषण से, जो इनका शोषण हो रहा था उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए जो है इन्होंने, आप कह सकते हो कि विभिन्न विद्रोह किया। और तत्कालीन बिहार में भी हम बात करें तो कई सारे आदिवासी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, जिनमें संथाल विद्रोह प्रमुखता से पता होना चाहिए, प्रमुखता से याद होना चाहिए। संथाल विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि के बारे में। संथाल विद्रोह को ऐसा बोला जाता है, विभिन्न पुस्तकों में ऐसा बोला जाता है, विभिन्न पुस्तकों में ये वर्डिंग जो है, ये वर्डिंग प्रयोग की गई है कि संथाल विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है वो प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था।
ठीक है। प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यदि कोई था तो आपका संथाल विद्रोह था, और इसी संदर्भ में संथाल विद्रोह आपकी परीक्षाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मैं बात करूं कि ये लोग रहते कहां थे, तो तत्कालीन यदि हम बात करें, उस समय विशेष की बात करें, तो संथाल लोग जो थे वो विशेष रूप से बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में फैले हुए थे। बिहार के क्षेत्रों में यदि हम बात करें, जैसे बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें बात करें सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम, तो ये जो सारे क्षेत्र थे, सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखने को मिलता था कि संथालों का जो जीवन था विशेष रूप से, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि इनका जो आर्थिक जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ वन संपदा पर आधारित था, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे, तो सिर्फ और सिर्फ ये वन संपदा पर आधारित था। आखेट करते थे, शिकार करते थे, उसके माध्यम से अपनी, आप कह सकते हो कि इनका जो जीविका था वो चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने वनों को काटकर जो है वो कृषि भी करना प्रारंभ किया, और झूम कृषि बहुत बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में की जाने लगी। तो पहले प्रारंभ में वन संपदा, लेकिन बाद में इनका जो आर्थिक जीवन था वो कृषि से भी जुड़ गया, ये आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है 1765 का वर्ष, और 1765 का वर्ष जो है वो इनके जीवन में आप कह सकते हो एक निर्णायक वर्ष रहा है, एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, एक उठा पटक वाला वर्ष रहा है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय की बात आती है, और शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को प्रदान कर दी थी। अब जब शाह आलम द्वितीय ने इन क्षेत्रों की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को प्रदान की, क्योंकि बिहार और बंगाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र था, उन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में ये लोग रहते थे, तो निश्चित रूप से ये लोग भी प्रभावित हुए, उस फैसले से ये लोग भी प्रभावित हुए। और इसे देखने को मिलता है कि वहां पे क्या हुआ कि अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना हुई, और जब अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना हुई तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई हुआ तो संथाल जनजाति के लोग हुए। और जब अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लागू की गई तो उससे क्या हुआ, संथालों की जो अधिकांश जमीन थी जिसपे ये कृषि करते थे, जिसपे ये झूम कृषि करते थे, वो इनके हाथ से निकल गई। और जब वो जो जमीन थी वो इनके हाथ से निकल गई तो देखने को मिलता है कि इनको क्या करना पड़ा, इनको उस इलाके को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकी जो आजीविका थी, इनका जो आर्थिक जीवन था वो कृषि और वन उत्पाद पे आधारित था। कृषि भूमि इनसे छिन गई तो इन्होंने क्या किया कि उस स्थान विशेष को छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेना प्रारंभ किया, जंगलों में शरण लेना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि ये पहाड़ियों और जंगलों में निवास करने लगे थे तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो पहले ये मैदानी क्षेत्रों में कृषि किया करते थे वही करने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया, और उस पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी इन्होंने कृषि करना, खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब देखने को मिलता है कि ये लोग जब पहाड़ियों में शरण लिए तो विशेष रूप से संथालों ने भागलपुर से राजमहल तक जो फैले क्षेत्र थे, जो जंगल थे, उनको साफ किया और उसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों को करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो इनका ये क्षेत्र था इसको बोला गया दामन एक कोह। तो इनका जो नया क्षेत्र था इसको नाम दिया गया दामन एक कोह। तो दामन एक कोह के क्षेत्र में अब ये आ गए। कब आगे दामन एक कोह के क्षेत्र में, क्यों आगे? क्योंकि 1765 के बाद जब अंग्रेजों को यहाँ पे अधिकार प्राप्त हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हो गई, और जब इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया, जब इनकी भूमि छिन गई तो वो यहाँ पे जाने को विवश हुए, और जो इनका नया इलाका था उसको दामन एक कोह के नाम से जाना गया। इसके बाद देखने को मिलता था कि सरकार ने क्या किया, क्योंकि देखा कि दामन एक कोह के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कृषि होने लगी, संथाल लोग पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए, तो सरकार ने क्या फैसला लिया कि अब इस क्षेत्र से भी हम कर वसूल करेंगे, इस क्षेत्र से भी हम राजस्व वसूलेंगे, मतलब संथालों को यहाँ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो सरकार ने फिर से इस क्षेत्र को भी अपने अधीन ले लिया और यहाँ से भी जो इनका कर था वो वसूलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि एक जगह से भागकर दूसरी जगह पहाड़ियों में शरण लिए थे। ठीक है, एक जगह जब इनका शोषण हुआ तो उन्होंने कोई उसका बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। अब दूसरी जगह जब इनका शोषण पुनः प्रारंभ हो गया तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने लगे, अपने आप में ये अपने आप से ही सवाल खड़े करने लगे। और धीरे धीरे जब दमन एक कोह के क्षेत्र में भी सरकार की व्यवस्था लागू हो गई तो यहाँ पे एक प्रकार से जमींदारी प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक,
एक प्रकार से यहाँ पे जमींदारी प्रथा का सूत्रपात हो गया। और जब जमींदारी प्रथा हो गई तो उसके द्वारा संथालों का जो था वो शोषण होने लगा, क्योंकि लगान वसूलने के मामले में जो है इनका शोषण किया जाने लगा। अब क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में सरकार का प्रभाव बढ़ रहा था, और जब सरकार का प्रभाव बढ़ रहा था, लगान यहाँ पे कई गुना ज्यादा वसूली जा रही थी, तो यहाँ पे साहूकार भी आ गए, यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो साहूकार, व्यापारी वर्ग और सरकार के द्वारा लगान वसूलने की जिम्मेदारी लिए हुए जो जमींदार थे, इन तीनों वर्गों ने मिलकर जो है इन संथालों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और जब इन संथालों को शोषण करना प्रारंभ कर दिया तो इससे देखने को क्या होता था कि इनका जो सामाजिक स्तर था, इनकी जो सांस्कृतिक संरचना थी, ये सभी की सभी प्रभावित होने लगी। आर्थिक स्थिति पे, आर्थिक स्तर पे तो ये प्रभावित हो ही रहे थे, लेकिन जो बाहरी लोगों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ा, जिसको दिकू शब्द से नाम से जाना जाता है, मतलब दिकुओं का जब इस क्षेत्र विशेष में, संथाल परगना के क्षेत्र विशेष में प्रभाव बढ़ा, इस क्षेत्र विशेष में प्रभाव बढ़ा, दामनिकों के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा, तो जहां पे पहले इनका आर्थिक शोषण सिर्फ होता था, वो अब सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना थी वो भी दिकुओं के प्रभाव से प्रभावित होने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि संथालों ने 30 जून 1855, याद रखिएगा 30 जून 1855, 30 जून 1855 को जो है इन्होंने एक बैठक बुलाई, और ये कहां पे हुई, ये भगनी डीह नामक गांव में हुई, क्योंकि अब ये शोषण से तंग आ गए थे। तो इन्होंने एक बैठक बुलाई भगनी डीह गांव में, जहां पे काफी संख्या में संथाल समुदाय से जो जुड़े हुए लोग थे वो एकत्रित हुए। अब बात आती है संथाल जो विद्रोह था उसका विस्तार कैसे हुआ। संथाल विद्रोह के विस्तार की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि औपनिवेशिक शासन तथा दिकुओं के द्वारा संथालों का लगातार शोषण हो रहा था। फलतः 1855 ये जो वर्ष है ये निर्णायक वर्ष था। 1855 ईस्वी में संथालों का जो क्रोध था वो सीमा पार कर गया, और 30 जून 1855 को सिद्धू तथा कान्हू, नाम याद रखे, सिद्धू कान्हू का नाम आता है, कान्हू के नेतृत्व में जो है ये बैठक संथालों की बुलाई गई। यहाँ पे 400 गांवों के लगभग 6000 से ज्यादा संथालों ने इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, 6000 से ज्यादा संथालों ने इस बैठक में भाग लिया, और अपने जो पारंपरिक हथियार थे, जो इनका पारंपरिक युद्ध कौशल था, उन सब को लेकर, उन सब के साथ यहाँ पे आप कह सकते हो ये सम्मिलित हुए। लगभग 10,000 संथाल जो है वो एक साथ सम्मिलित हुए और विद्रोह करने को तैयार हुए। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव द्वारा किया गया। चांद और भैरव, सिद्धू, कान्हू ने, इन सब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। संथालों को अत्याचार के विरुद्ध जो है संगठित करने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को भी जगाया गया, क्योंकि इस समय विशेष में चाहे आप मुंडा विद्रोह में बात करिए तो बिरसा मुंडा ने भी कहीं ना कहीं धार्मिक जो दृष्टिकोण था उसको अपनाया, कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से संथालों को जोड़ा। तो धार्मिक जो एंगल था ना उसका प्रयोग संथाल विद्रोह में किया इनके नेतृत्वकर्ताओं ने, और वही प्रयोग बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह में किया। तो ये दोनों में समानता देखने को आपको मिलती है। अब क्या हुआ, तो इन्होंने क्या बोला कि संथालों के भगवान ने ठाकुर बोगा का जो है स्वयं को अवतार बताया। सिद्धू ने बताया कि मैं जो है संथालों के जो आप कह सकते हो आराध्य हैं उनका मैं अवतार हूं, और मुझे यह आदेश मिला है कि मैं इन सब लोगों को स्वतंत्रता दिलाऊं, इसलिए मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूं। तो धार्मिक रूप से अपने आप को जोड़ा इस विद्रोह से, और जब धार्मिक रूप से जोड़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हथियार उठा लिए, जिन्होंने स्वराज का जो स्वप्न देखा, जो सिद्धू और कान्हू ने दिखाया, उसको मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने हथियार उठा लिया। ये आपको पता होना चाहिए। इस विद्रोह में देखने को मिलता है कि लगभग 60,000 संथाल, इस विद्रोह में लगभग 60,000 संथालों ने भाग लिया था, और संथाल विद्रोहियों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, जो व्यापारी थे जो इनका शोषण कर रहे थे, जो जमींदार थे जो इनका शोषण कर रहे थे, ठीक है, इसके साथ साथ जो अंग्रेजी शासन के जो लोग थे, जिम्मेदार लोग थे जो इनका शोषण कर रहे थे, उन सभी पर इन्होंने हमला कर दिया, उनके घरों को जला दिया, उनको मार दिया। ठीक है, तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि बहुत सारे
वर्गों के लोगों पर इन्होंने हमला किया, संचार व्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो भी लोग इनका शोषण करते थे, जो निशाने पर थे, उन सबको एक प्रकार से नेस्ता नाबूद इन्होंने कर दिया। और बड़े पैमाने पर यह विद्रोह हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की जाने गई। और इसका जो केंद्र था वो संथाल परगना का दामन ए कोह केंद्र था। याद रखिएगा, इस विद्रोह का जो केंद्र था वो संथाल परगना का जो दामन ए कोह का क्षेत्र था, वही क्षेत्र जो है इस आप कह सकते हो इसका केंद्र था। विशेष रूप से इसका जो विस्तार है उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में रानीगंज तथा पश्चिम में कहलगांव से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तारित था। तो बहुत बड़ा पैमाने पर आप कह सकते हो, बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है ये विद्रोह आपको देखने को मिलता है। विद्रोह जो हुआ उसके प्रारंभ चरण में विशेष रूप से इन्होंने अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया, व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान पहुंचाया, जमींदार वर्ग को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रथम जो चरण था उसकी विभिन्नता को देखते हुए, भयावह स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने जो है बहुत क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाया। अब क्या किया ब्रिटिश शासन ने, वो चाहती थी इसको दमन करना और बहुत क्रूरतापूर्व इसका दमन करने का प्रयास किया गया। और आपको बता दें कठोरतम कार्रवाई भी की गई। लेकिन याद रखिएगा, मेजर जनरल बारो, सबसे पहले जो संथालों की लड़ाई हुई आमने सामने, वो मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में हुई। ये मेजर बारो के नेतृत्व में हुई, ये आपको याद रखना है। और इनके नेतृत्व में 10 टुकड़ियां सेना की भेजी गई, लेकिन संथालों ने इस 10 की 10 टुकड़ियों को पराजित कर दिया, इनको परास्त कर दिया, इनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि कैप्टन एलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में जो है एक दूसरी सेना की टुकड़ी भेजी गई। और जब थॉमसन के नेतृत्व में जो है सेना की टुकड़ी आई तो 10 नवंबर 1855 ईस्वी को जो है इस पूरे क्षेत्र पे, दामन ए कोह के इस पूरे क्षेत्र पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो 15,000 से ज्यादा, याद रखिएगा, 15,000 से ज्यादा संथाल जो है इस दौरान मारे गए। इनके जो गांव थे उनको जला दिया गया। बहुत बर्बरता पूर्वक कार्रवाई अंग्रेजों के द्वारा की गई और अंततः सिद्धू को पकड़ लिया गया। बाद में कुछ दिनों के बाद पुनः कान्हू को पकड़ लिया गया और इस प्रकार से ये जो विद्रोह था वो दब गया। ये जो विद्रोह की आग थी वो सामान्य हो गई। ठीक है, अब बात आती है संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें, संथाल विद्रोह के उद्देश्य के बारे में जब आप बात करते हो, सबसे पहला इनका उद्देश्य था जो बाहरी लोग हैं, जिनको ये दिकू शब्द से पुकारते थे, मतलब दिकुओं को इस क्षेत्र से बाहर निकालना। पहला उद्देश्य यही था कि दिकुओं को इस क्षेत्र से बाहर निकालना। दूसरा, विदेशियों का जो शासन है, जो संथाल परगना के क्षेत्र में है, जो दामन ए कोह के क्षेत्र में है, उसको पूर्णतः समाप्त करना, जिससे जनजातीय जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसको इस क्षेत्र पर लागू किया जाए। तो दूसरा उद्देश्य इनका ये था। तीसरे उद्देश्य की यदि हम बात करें तो ये अपना स्वराज स्थापित करना चाहते थे, अपना न्याय और धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये इनका उद्देश्य था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह था वो शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। और कृषि कर के लिए, क्योंकि संथालों से कई गुना ज्यादा कर वसूला जाता था, सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा कर वसूली संथालों से की जाती थी, तो इनकी यह भी मांग थी कि कर जो वसूली प्रक्रिया है उसको भी आप कह सकते हो नया स्वरूप दिया जाए, उसमें भी बदलाव किया जाए। तो ये आपने उद्देश्य समझा विशेष रूप से। लेकिन सबसे प्रमुख जब उद्देश्य की बात कभी करोगे आप, तो पहले दिकुओं को बाहर खदेड़ने की बात, बाहर निकालने की बात करोगे, स्वराज स्थापित करने की बात करोगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है संथाल विद्रोह के कारण के बारे में कि संथाल विद्रोह का कारण क्या था, किस कारण से संथाल विद्रोह था। उद्देश्य तो हमने देख लिया। कारण की जब हम बात करते हैं तो आरसी मजूमदार जी कहते हैं कि संथाल विद्रोह जो है प्रारंभ में आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। निश्चित रूप से आर्थिक कारण ही थे, क्योंकि ना उनका शोषण हुआ होता, ना उनको खदेड़ा गया होता, ना ही उनसे जबरन अधिक कई गुना ज्यादा सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा कर वसूली की बात होती, तो ना ही यह विद्रोह होता। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रारंभिक कारण था वो आर्थिक आप कह सकते हो था। लेकिन शीघ्र ही यह जो उद्देश्य था वो बदल गया और क्या हो गया, विदेशी शासन से अपने आप को मुक्त करना। तो प्रारंभ तो इसका आर्थिक कारण से हुआ था, लेकिन बाद में विदेशी शासन से मुक्त करना इसका उद्देश्य रह गया। आपको बता दें
कि ये जो विद्रोह था इसके दौरान औपनिवेशिक शासन को काफी सशक्त एवं विस्तृत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। संथाल विद्रोह के कारणों को निम्न संदर्भों में आप समझ सकते हो, और इसमें सबसे पहला आपको देखने को मिलता है आर्थिक कारण, दूसरा आपको देखने को मिलता है सामाजिक कारण, तीसरे कारण की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है धार्मिक कारण, चौथे कारण की बात करें तो देखने को मिलता है प्रशासनिक कारण, और फिर तात्कालिक और राजनीतिक कारण भी देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके इन कारणों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें जो सबसे मूल कारण है वो है आर्थिक कारण। आप जानते हो संथाल लोग क्या थे? संथाल लोग काफी मेहनती हुआ करते थे, पूरे दिन भर ये खेतों में काम करते थे, ठीक है, वन उत्पाद इकट्ठा करते थे और उसके माध्यम से अपनी आजीविका को चलाते थे। बहुत ही सामान्य से लोग हुआ करते थे। संथालों ने काफी परिश्रम से जंगलों को साफ किया था, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया था। इन्होंने बहुत मुश्किल से इन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया था। इसके साथ साथ आप जानते हो ये झूम कृषि करते थे, और कोई भी इंसान जब किसी, जैसे आपकी भी कृषि भूमि होगी, आप खेती करते होंगे, तो कहीं ना कहीं भावात्मक लगाव भी उससे होता है, अपनी भूमि से लगाव होता है। तो इसी प्रकार से संथालों का जो लगाव था वो इनकी भूमि से था जहां पे ये कृषि करते थे। लेकिन जब वो छीनी ना कहीं उनका जो लगाव था जो है वो हर्ट हुआ, उस पर चोट पहुंची, और उसकी वजह से भी ये काफी परेशान थे। ठीक है, इसके बाद जब कार्नवालिस ने नई भूमि व्यवस्था लागू की तो उसके बाद आप जानते हो कि किस प्रकार से इनको, आप कह सकते हो, अपनी भूमि से बाहर होना पड़ा, और किस प्रकार से आपको शोषण इनका देखने को मिलता है। संथालों की जो भूमियां थी उस पर जमींदारों ने अधिकार कर लिया। जो सूदखोर थे उन्होंने उच्च ब्याज पर इनको ऋण दिया, और फिर कई गुना ज्यादा ऋण उससे वसूला। और इससे क्या था, क्योंकि ऋण जाल में एक बार जब संथाल फंस गए तो उससे निकल नहीं पाते थे, जिससे इनकी भूमियों पर वो कब्जा कर लेते थे। और ये सारी चीजें चलती रही, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मात्र कुछ ही वर्षों में ज्यादातर जो संथाल थे उनकी भूमि जो थी वो छीनकर जमींदारों के पास चली गई, साहूकारों के पास चली गई, व्यापारियों के पास चली गई, और ये भूमिहीन हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो इनका कारण था आर्थिक कारण, वो एक मेन कारण है। और जब संथाल विद्रोह के कारणों के बारे में कभी आपको लिखने को आ जाए तो सबसे ज्यादा जो आप फोकस करोगे वो आर्थिक कारण पे आप करोगे। अब दूसरी बात आती है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जब आप बात करते हो तो आप जानते हो जो भी जनजाति होती हैं उनका जो सामाजिक संरचना होती है ना वो बहुत ही अलग होती है, सामान्य लोगों से बहुत ही अलग होती है। इसी प्रकार से संथालों की भी जो सामाजिक संरचना थी वो काफी अलग थी। काफी अलग होने के कारण ये लोग जो थे अपना जीवन यापन बहुत ही शांति से आप कह सकते हो चला रहे थे। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन था उसके द्वारा इनकी जो सामाजिक संरचना थी उसको विध्वस्त करने का प्रयास किया गया, और उसको विध्वस्त करने के प्रयास के क्रम में ही आप कह सकते हो इस विद्रोह की उत्पत्ति हुई। धार्मिक कारण की बात जब आप करते हो, आप जानते हो कि किस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई मिशनरियों का जो है दुरुपयोग आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो लगातार ईसाई मिशनरियों द्वारा इनके धार्मिक जीवन में जो है वो प्रवेश किया गया, धार्मिक जीवन को आहत करने का प्रयास किया गया, इनके धर्म को चोट पहुंचाई गई। और कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक जब आप कारण लिखते हो तो इसमें विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। इसके बाद फिर बात आती है राजनीतिक कारण। ठीक है, इसके बाद अगली बात जो आपको देखने को मिलती है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है संथालों का अपना एक राजनीतिक ढांचा होता था जिसके तहत वो आप कह सकते हो शासित होते थे। और इसको बोला जाता था परहा पंचायत। क्या बोला जाता था? परहा पंचायत। परहा पंचायत याद रखिएगा। इस पंचायत के माध्यम से ये शासित होते थे संथाल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि संपूर्ण संथाल क्षेत्रों पर जब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत आई तो यहाँ पे भी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो स्थापित हुई, जो पूरे भारत में थी। और इसने क्या किया कि संथालों की जो अपनी अलग व्यवस्था थी परहा पंचायत, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, और जब इसको समाप्त करने का प्रयास किया तो उसी के फलस्वरूप आप कह सकते हो इस विद्रोह का एक कारण यह भी है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण था। इसके बाद तीसरा आता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण,
प्रशासनिक कारण में आपको पता होगा कि जब यहाँ पे नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई तो जमींदार, महाजन, साहूकार और अन्य लोग जो थे वो इनका शोषण करने लगे। और जब इनका शोषण करने लगे तो ये न्यायालयों के समक्ष जाते थे, ये प्रशासन के समक्ष जाते थे अपने शोषण की आवाज उठाने के लिए। लेकिन उस समय के जो न्यायालय थे, उस समय के प्रशासन में जो लोग थे, वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, इनके मामलों का निस्तारण नहीं करते थे, वो साहूकारों, जमींदारों से मिले होते थे। तो इनका एक कारण यह भी था कि ये आवाज उठाएं तो किसके समक्ष उठाएं, जो शासन व्यवस्था के तौर पे उस समय इनको व्यवस्था दी गई थी, जब ये वहां पे आवाज उठाते थे तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो यह भी एक कारण था। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है तात्कालिक कारण। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और तात्कालिक कारण में यदि हम बात करें तो एक दरोगा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे तात्कालिक कारण में वो दरोगा हत्याकांड अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल रूप से जाति व धर्म के नाम पे संगठित किया गया था। इनको देखने को मिलता था कि जो दरोगा हत्याकांड था उसमें मात्र चोरी के आरोप में कुछ जो व्यक्ति थे, जो आप कह सकते हो संथाल के लोग थे, संथाल समुदाय के लोग थे, उनको झूठे चोरी के आरोप में यहाँ पे साहूकारों द्वारा फंसाया गया था। झूठे चोरी के आरोप में एक दरोगा ने जो है, या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उनके द्वारा जो है इनको अंदर किया गया था। और इसी के आवेश में जो है संथालों ने जुटकर उस दरोगा की हत्या कर दी थी। और जब उस दरोगा की हत्या की गई तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन ने उसको अपने ऊपर ले लिया और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक कार्रवाई की। और जो कार्रवाई की उसमें बहुत सारे संथाल प्रभावित हुए, लगभग 400 गांवों के संथाल प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण के रूप में वो दरोगा हत्याकांड को आप देख सकते हो। इसके बाद फिर बात आती है संथाल विद्रोह का स्वरूप क्या था। संथाल विद्रोह के स्वरूप की बात करें तो आप जानते हो संथाल विद्रोह विशेष रूप से जनजातियों का विद्रोह था, जिसे जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर संगठित किया गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल का सहारा लिया गया, कहीं ना कहीं समुदाय का सहारा लिया गया, धर्म का सहारा लिया गया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल पर इसको संगठित किया गया था। किंतु वास्तव में यदि हम बात करें तो ये जो संथाल विद्रोह था, ये महाजनों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध आप कह सकते हो एक विद्रोह था, एक प्रतिक्रिया थी, शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि संथाल विद्रोह असफल क्यों हुआ। संथाल विद्रोह असफल क्यों हुआ? संथाल विद्रोह की असफलता की जब आप बात करते हो तो कई सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा आप जो देखते हो कि संथाल विद्रोह एक संगठन के रूप में यदि हम देखें, सशक्त क्रांति के रूप में तो प्रकट हुआ था, एक संगठित विद्रोह के रूप में तो प्रकट हुआ था। लेकिन जब परिणामों की आप बात करते हो तो जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी उसके अपेक्षित जो है वो परिणाम हमें नहीं मिले, या संथालों को नहीं मिले। आपको पता होगा संथाल विद्रोहियों के जो हथियार थे वो परंपरागत हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अंग्रेजी सेना के हथियारों की, तो इनके पास जो हथियार थे उसमें आधुनिक हथियार थे। और आधुनिक हथियारों का सामना जो है संथालों ने बहुत वीरता पूर्वक किया था। लेकिन आप जानते हो कि आधुनिक हथियारों के सामने यदि पारंपरिक हथियारों की बात कर लें तो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वही सेम चीजें यहाँ पे संथालों के संदर्भ में भी देखने को मिलती है। और असफलता का जो मूल कारण था, उसमें मूल कारणों में यदि हम बात करें तो मूल कारण यही था कि हथियार उनके पारंपरिक हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक हथियार थे। साथ ही साथ इनका जो दायरा था वह भी सीमित था, जिससे अंग्रेजों को आसानी हुई इनका दमन करने में। यदि यही आप कह सकते हो कि संपूर्ण बिहार के क्षेत्र में हुआ होता या संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र में हुआ होता तो शायद इतने आसानी से इसका दमन नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक दायरा था कि सीमित दायरा था, सीमित लोग थे इसमें जो इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे, एक विशेष जनजाति का विद्रोह था। तो यह भी एक कारण था। ठीक है, और इसमें आपको पता होगा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो साहूकार थे, जो महाजन थे, ये सभी आप जानते हैं अंग्रेजी सेना के पक्ष में थे। और संथाल भी धीरे धीरे करके जब इनके लोग हताहत होने लगे, लंबे समय तक ये चीजें चलती रही, इनका शोषण और ज्यादा होने लगा, तो ये भी कई गुट में बंट गए। धीरे धीरे ये उस विद्रोह से अपने आप को अलग करने लगे और इस प्रकार से संथाल विद्रोह को दमन करने में आसानी हुई और आसानी से अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। जैसे इनके नेता पकड़े गए सिद्धू और कान्हू, तुरंत उसके बाद से ये देखें तो ये विद्रोह शून्य पड़ गया।
इसके बाद फिर हम जब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है संथाल विद्रोह के परिणाम या प्रभाव क्या रहे। संथाल विद्रोह के जब परिणामों की आप बात करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वो ये था कि संथाल बहुत क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रकार की प्रशासन व्यवस्था या शासन व्यवस्था लागू की गई। यह आपको पता होना चाहिए। और ये जो विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई, इसमें भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर एक संथाल परगना का निर्माण किया गया। यह आपको पता होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बदलाव यह था संथाल परगना का निर्माण करना। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति हुई और कुछ शक्तियां ग्राम प्रधान को भी, कुछ प्रशासनिक शक्तियां ग्राम प्रधान को भी दी गई। तो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव आपको यह देखने को मिलता है। तीसरे बदलाव की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि संथालों की सामाजिक व्यवस्था में मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली हो गई। ठीक है, मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, इतना ही नहीं, संथाल बहुल क्षेत्र में क्या हुआ कि जो बाहरी लोग थे बाद में उन दिकुओं का भी प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था कि दिकुओं का प्रवेश जो है वर्जित था इस क्षेत्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिसके संदर्भ में आप संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो संथाल विद्रोह को हमने समग्रता से देखा कि किस प्रकार का एक विद्रोह था, किस तरह से हमें चीजों को लेके चलना चाहिए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी, समझने का प्रयास किया कि संथाल विद्रोह को किस संदर्भ में हमें देखना है। यदि हमारा प्रश्न बनता है तो किस तरह से इसको हैंडल करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है, उसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संथाल विद्रोह को जो भी हमने देखा, ठीक है, आप उत्तर लेखन तो करोगे इस पे, बहुत अच्छी बात है, आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसके बारे में एक बार हम नोट भी कर लेते हैं चीजों को। यदि आप नोट करना चाहें, इच्छुक हैं, तो चीजों को नोट कर लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, और इससे जुड़ा हुआ जो आंसर फ्रेम है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी नोट कर लीजिए। संथाल विद्रोह के बारे में आप हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे सभी, इसको नोट करना है, पूरा नोट करना है क्योंकि जरूरी है। यहां पे आपको हेडिंग डालना है बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह। पहले हेडिंग डालोगे बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह, क्योंकि जब हम उत्तर लेखन करते हैं तो दो ही टॉपिक हैं, संथाल और बिरसा मुंडा, लेकिन जो भी अन्य हैं विद्रोह, जैसे कोल विद्रोह हो गया, वहाबी आंदोलन हो गया, इन सबको भी हम देखेंगे। नोट करिएगा, बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह। अब थोड़ा सा बेसिक नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्वयं से इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ पैरा छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ठक्कर बापा ने सबसे पहले आदिवासी जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, ये मैंने आपको बताया, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि जनजातियों की अपनी अलग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, और आप कह सकते हो सामाजिक हो गया, राजनैतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ये अलग इनकी व्यवस्था होती थी। ठीक है, एक दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, सीमित क्षेत्र, सीमित दायरे में ये अपना, आप कह सकते हो आजीविका या आजीविका के साधन, संसाधन जुटाते थे, विशेष रूप से वन उत्पाद और कृषि पर इनकी आजीविका आधारित थी। ये सारी चीजें स्टार्टिंग में 2 से 3 लाइन में आप लिख लोगे। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालना है आपको संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हेडिंग डालना है, संथाल विद्रोह हेडिंग डालिए, और संथाल विद्रोह में अब लिखना, देखो बहुत सारी चीजें हमने क्या है कि यहाँ पे बता दिया है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखना है, उसी संदर्भ में नोट करना है। नोट करिएगा, संथाल विद्रोह ब्रैकेट में लोग नोट कर लीजिए 1855 से 1856। संथाल विद्रोह ब्रैकेट में 1855 से 1856, 1855 से 1856, इसमें नोट करिएगा। संथाल जनजाति के लोगों ने, संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों, संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों, अमानवीय कानूनों, पुलिस ठेकेदारों तथा दिकुओं, पुलिस ठेकेदारों तथा दिकुओं के विरुद्ध, के विरुद्ध विद्रोह करना,
विद्रोह कर दिया था, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। बिहार के भागलपुर से राजमहल तक, बिहार के भागलपुर से राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र में को, संथाल बसावट क्षेत्र को दामन ए कोह नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह में, संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का, ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। पुलिस द्वारा गोली मारकर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा गोली मारकर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी गई तथा सिद्धू एवं कान्हू को, तथा सिद्धू एवं कान्हू को फांसी पर लटका दिया गया, तथा सिद्धू एवं कान्हू को फांसी पर लटका दिया गया। ये तो बेसिक है जो आपको समझना है कि संथाल विद्रोह क्या था। ठीक है, यदि कम शब्दों में समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र थी। आप थोड़ा सा डिटेल में नोट करना है तो नोट करिएगा, संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि, हेडिंग डालिएगा संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो मैं नोट कराऊंगा वो आपको नोट करना है। कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा कि आपके अपने शब्द होने चाहिए, जो मैंने अभी डिस्कशन किया जिन मुद्दों पर, उन्हीं मुद्दों पर आपको लिखना है, स्वयं से लिखना है, आपके अपने शब्द होने चाहिए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर लेखन करना है, आपके अपने शब्द अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नोट करिएगा, संथाल विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, संथाल विद्रोह को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया माना जाता था। संथाल विद्रोह को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया माना जाता था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में, संथाल लोग तत्कालीन बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में रहते थे, जिनमें सिंहभूम, मानभूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग, बांकुड़ा तथा मिदनापुर का क्षेत्र आता था। संथालों का आर्थिक जीवन, संथालों का आर्थिक जीवन वन उत्पाद तथा कृषि पर आधारित था। कृषि पर आधारित था। बाद में 1765 ईस्वी में जब, बाद में 1765 ईस्वी में जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, दीवानी प्राप्त हुई तो इस क्षेत्र में, तो आगे चलकर इस क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थाई बंदोबस्त भूमि व्यवस्था को भी हरी झंडी दी गई, हरी झंडी दी गई, जिसके बाद से संथालों के जीवन में, जिसके बाद से संथालों के जीवन में उठापटक प्रारंभ हुआ।
अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के तुरंत बाद, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने के तुरंत बाद संथालों की आधी जमीन, संथालों की आधी जमीन इनके हाथ से निकल गई, संथालों की आधी जमीन इनके हाथ से निकल गई, जिसके बाद से संथालों को, जिसके बाद से संथालों को अपनी आजीविका चलाने के लिए, जिसके बाद से संथालों को अपनी आजीविका चलाने के लिए पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। संथालों ने इस दौरान, संथालों ने इस दौरान, संथालों ने इस दौरान भागलपुर से राजमहल तक फैले जंगलों को, भागलपुर से राजमहल तक फैले जंगलों को साफ कर उसे कृषि योग्य बनाया, और संथालों का यह इलाका दामन ए कोह कहलाया, संथालों का यह इलाका दामन ए कोह कहलाया। कुछ दिनों बाद सरकार ने इस क्षेत्र में भी, सरकार ने इस क्षेत्र में भी लगान वसूलने की व्यवस्था लागू कर दी। व्यवस्था लागू कर दी। व्यवस्था लागू कर दी। फलतः, फलतः यहां पर जमींदारों, महाजनों, साहूकारों, जमींदारों, महाजनों, साहूकारों एवं सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा, एवं सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे संथालों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन, जिससे संथालों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन एक बार फिर से, एक बार फिर से प्रभावित होने लगा, एक बार फिर से प्रभावित होने लगा। बाद में 30 जून 1855 को, बाद में 30 जून 1855 को संथालों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, संथालों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वगनाडीह गांव को, वगनाडीह गांव को एक स्थल के रूप में चुना, एक स्थल के रूप में चुना, और यहां से, और यहां से एक स्वर में, यहां से एक स्वर में अपने विरोध के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया। ठीक है, अब नोट करिएगा संथाल विद्रोह का विस्तार, संथाल विद्रोह का विस्तार।
संथाल विद्रोह का विस्तार, इसमें नोट करिएगा। औपनिवेशिक शासन के माध्यम से, औपनिवेशिक शासन के माध्यम से एवं दिक्कुओं के द्वारा, एवं दिक्कुओं के द्वारा लगातार शोषण किए जाने से, लगातार शोषण किए जाने से संथालों का क्रोध, संथालों का क्रोध सीमा को पार कर गया, और इसी पृष्ठभूमि में सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में वगनाडीह नामक गांव में 400 गांवों के लगभग 6000 संथाल प्रतिनिधि अपने पारंपरिक हथियारों के साथ उपस्थित हुए। सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ने संथालों को एकजुट करने के लिए धार्मिक भावनाओं का भी सहारा लिया। धार्मिक भावनाओं का भी सहारा लिया। सिद्धू ने अपने आप को दैवी पुरुष बतलाया तथा स्वयं को संथालों के भगवान ठाकुर बोगा का अवतार घोषित किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें संथालों को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए ठाकुर बापा ने यह आदेश दिया है। ठाकुर बोगा ने यह आदेश दिया है। इसलिए अब हमें स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाना होगा। इसलिए अब हमें स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाना होगा। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिएगा। इस विद्रोह में लगभग 60,000 संथालों ने भाग लिया। इस विद्रोह में लगभग 60,000 संथालों ने भाग लिया। संथाल विद्रोहियों ने प्रारंभ में, थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में महाजनों, जमींदारों, सूदखोरों तथा शोषण करने वाले अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। हमला करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने पुलिस स्टेशनों, एवं सरकारी कार्यालयों को भी आग लगा दिया। साथ ही साथ तमाम प्रतीकों, अभिकर्ताओं, यातायात एवं संचार के साधनों को भी
संचार के साधनों को भी ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। शीघ्र यह आंदोलन, शीघ्र ही यह आंदोलन एक बड़े क्षेत्र पर विस्तारित हो गया, एक बड़े क्षेत्र पर विस्तारित हो गया, जिसका प्रमुख केंद्र दामन एक कोह था, जिसका प्रमुख केंद्र दामन एक कोह का क्षेत्र था। विद्रोह के प्रारंभिक चरण में, विद्रोह के प्रारंभिक चरण में संथालों ने अंग्रेजी शासन समेत जमींदारों, साहूकारों, महाजनों को काफी क्षति पहुंचाई और इस भयावह स्थिति को देखते हुए, और इस भयावह स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बलपूर्वक दमन करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां, मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां इस विद्रोह के दमन के लिए भेजी गई, लेकिन संथालों ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन संथालों ने उन्हें पराजित कर दिया। बाद में कैप्टन एलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में, बाद में कैप्टन एलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया, जिसने सर्वप्रथम 10 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया और उसके बाद बहुत ही क्रूरतापूर्वक, उसके बाद बहुत ही क्रूरतापूर्वक संथालों पर कार्रवाइयां की गईं। इस कार्रवाई में लगभग 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। उनके कई गांवों को आग लगा दिया गया और बाद में सिद्धू और कान्हू को भी पकड़ लिया गया, बाद में सिद्धू और कान्हू को भी पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप यह विद्रोह, परिणाम स्वरूप यह विद्रोह धीरे धीरे थम गया, परिणाम स्वरूप यह विद्रोह धीरे धीरे थम गया। ये तो हो गई कहानी, पृष्ठभूमि, आपने देख लिया सारी चीजें। अब बात आती है जो आप अपने स्वयं से लिखोगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जिसका चर्चा भी, जिसका जिक्र भी हमने पूर्व में अभी किया था। संथाल विद्रोह के उद्देश्य की चर्चा हमने की थी अभी पूर्व में। तो संथाल विद्रोह के उद्देश्य क्या थे, पहले ऐसे आपको लिख लेना है, क्योंकि कई बार प्रश्न क्या होता है कि संथाल विद्रोह के उद्देश्य से संबंधित पूछ लिया जाए। संथाल विद्रोह के उद्देश्य से, मान लो आपसे सीधा प्रश्न बोल दिया गया कि संथाल विद्रोह से को आप किस प्रकार देखते हैं, संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, कम से कम पॉइंट हमें पता होना चाहिए जिस आधार पे हम अपने उत्तर को फ्रेम कर सके। सबसे पहले संथाल विद्रोह के जब उद्देश्य की बात करते हो, पहला उद्देश्य यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो है इसमें आपको देखने को मिलता है दिकुओं को भगाना या बाहरी लोगों को भगाना। ठीक है, तो ज्यादा इसमें बाहरी लोगों का प्रयोग आप मत करिएगा। ठीक है, बाहरी लोगों का प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको दिकुओं का प्रयोग करना है। ठीक है, दिकुओं को भगाना। ठीक है, दिकुओं को भगाना। दूसरा आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कारण देखने को मिलता है
वो आता है विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना। क्योंकि आपने देखा कि पहले ये आर्थिक उद्देश्य के लिए था, लेकिन जब शोषण इनका इतना ज्यादा हुआ तो फिर इन्होंने आर्थिक उद्देश्य से हटकर एक दूसरा लक्ष्य बनाया कि हमें बाहरी लोगों को समाप्ति करना है, बाहरी लोगों का जो शासन है उसको समाप्ति करना है। तो बाहरी लोगों का जो शासन था उसको समाप्त करना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य बाहरी लोगों का शासन समाप्त करना। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको लिखना है ना, वो बाहरी लोगों को भगाना। और बाहरी लोगों के भगाने के संदर्भ में आप उस मैटर को लिख सकते हो, क्यों बाहरी लोगों को ये भगाना चाहते थे। इसके बाद तीसरा आता है कि संथाल चाहते थे कि बाहरी लोगों को भगाकर यहाँ पे ये स्वराज स्थापित करे। तो स्वराज स्थापित करना ये चाहते थे। ठीक है, स्वराज स्थापित करना, स्वराज स्थापित करना। और चौथा जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वो चौथा महत्वपूर्ण है, न्याय एवं धर्म का राज्य स्थापित करना। तो वो इसी में आ गया, स्वराज स्थापित करना या न्याय और धर्म का राज्य स्थापित करना। उसी में दोनों को संदर्भित करके आप लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ संथाल सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? सबसे ज्यादा प्रभावित एक कृषि कर से थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कृषि कर सामान्य लोगों से इनसे वसूला जाता था। तो ये चाहते थे कि जो कृषि कर है उसको नए सिरे से लागू किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। तो कृषि कर में बदलाव, ये इनका दूसरा मुद्दा था। तो ये इनका उद्देश्य था। तो उद्देश्य की जब बात करते हैं तो आप इन बिंदुओं पर लिखोगे, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो जी, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है संथाल विद्रोह के कारण। संथाल विद्रोह के जब कारण की आप बात करते हो, पहले इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर कारणों के बारे में हम आते हैं। संथाल विद्रोह की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक एक करके इसके बारे में लिखना है आपको स्वयं से, क्योंकि हमने अभी आधे घंटे की चर्चा इसके बारे में की है। अब बात आती है विद्रोह के कारण। संथाल विद्रोह के कारण। ठीक है, संथाल विद्रोह के कारण। अब सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। ठीक है, दूसरा देखने को मिलता है सामाजिक कारण। तीसरा देखने को मिलता है राजनैतिक कारण। अगला देखने को मिलता है प्रशासनिक कारण। फिर आपने देखा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। और फिर छठवां आपको जो देखने को मिलता है वो आपका अगला आ जाता है, कौन सा बचा है इसमें अभी? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, तात्कालिक, धार्मिक कारण। ठीक है, तो ये कारण है। इन कारणों के बारे में हमने जिक्र किया है। और सबसे ज्यादा यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संथाल विद्रोह के कारणों के बारे में बताइए, तो संथाल विद्रोह के कारणों में इन 6 का तो आप जिक्र करोगे ही, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आर्थिक कारण। ठीक है, ये जरूर याद रखना चाहिए। अब बात आती है कि मैं एक एक करके लिखा क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं लिखा दूंगा तो वर्डिंग भी हो जाएगी सेम। और मैं यही नहीं चाहता हूं, क्योंकि परीक्षा में मैं चाहता हूं जब आप जाओ तो आपके अपने शब्द हो। कारण मैं बता दे रहा हूं, इस मुद्दे का डिस्कशन हमने कर लिया है पूर्व में, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो वहां से जाके आप इसको अपने शब्द में लिखिएगा, हर किसी को लिखना है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो एक एक करके कारण आपने लिख लिया। फिर बात आती है संथाल विद्रोह के क्या परिणाम प्रभाव रहे, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है पूर्व में। ठीक है, संथाल विद्रोह के परिणाम प्रभाव क्या रहे वो मैंने अभी डिस्कशन में बताया है। तो वहां से वो आपको याद करना है, उसको नोट करना है। अब बात आती है संथाल विद्रोह समीक्षा और निष्कर्ष, क्योंकि परीक्षा में आपको ये लिखना पड़ता है। तो समीक्षा और निष्कर्ष के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब आप और क्या करना है, आपको कुछ पंक्तियां छोड़ देनी है।
ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, जितने में आप लिख सको, 2 मुद्दे मैंने आपको बताए हैं जो लिखना है, वो जितने में आप लिख सको उतना आप स्पेस छोड़ दो। और इसके बाद आपको लिखना है समीक्षा और निष्कर्ष। आप समीक्षा और निष्कर्ष में आप जानते हो कि किस प्रकार से विद्रोह रहा, क्या प्रगति रही विद्रोह की, किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो समीक्षा और निष्कर्ष हेडिंग डालिए और इसके अंतर्गत अब आपको लिखना है। चलिए लिखिएगा, समीक्षा और निष्कर्ष में लिखिएगा आप, समीक्षा और निष्कर्ष में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह को समग्रता से देखें तो, संथाल विद्रोह ब्रैकेट में 1855 और 56 जरूर लिख लीजिए। संथाल विद्रोह ब्रैकेट में 1855 से 56 को समग्रता से देखें तो यह एक ऐसा विद्रोह था, यह एक ऐसा विद्रोह था जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप पनपा था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था या पनपा था, जो भी आप वर्ड लिखना चाहें। स्वरूप में यह एक जनजातीय विद्रोह था, स्वरूप में यह एक जनजातीय विद्रोह था जिसको संगठित करने में औपनिवेशिक शासन की नीतियां, जिसको संगठित करने में औपनिवेशिक शासन की नीतियां, जमींदारों, साहूकारों, महाजनों का शोषण, औपनिवेशिक शासन की नीतियां, जमींदारों, साहूकारों, महाजनों का शोषण, महाजनों का शोषण महत्वपूर्ण था। यह एक सशक्त, यह एक, नोट करिएगा, यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें एक तरफ पारंपरिक हथियारों से, जिसमें एक तरफ पारंपरिक हथियारों से, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों से यह युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था। इस विद्रोह में दोनों का प्रयोग हुआ था, युद्ध नहीं प्रयोग करेगा, विद्रोह लिखिएगा। हालांकि यह विद्रोह बहुत ही सीमित दायरे में बहुत ही कम समय तक चला, हालांकि यह विद्रोह बहुत ही सीमित दायरे में बहुत कम समय तक चला, लेकिन यह विद्रोह जनजातीय आंदोलनों की एक कड़ी के रूप में प्रमुख स्थान रखता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का इस विद्रोह से बहुत ही करीबी नाता है, ठीक है, क्योंकि इस विद्रोह ने 1857 की जो क्रांति हुई उस पर काफी प्रभाव डाला, क्योंकि समय में आप देख रहे हो 1 वर्ष का अंतर है, 1855-56 की बात और 57 में 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसने 1857 की क्रांति में भी ना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, उसको पुश करने में, प्रेरणा देने में, उन लोगों को प्रेरित करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं के साथ आपका ये जो आप कह सकते हो संथाल विद्रोह की जो चर्चा थी वो अब यहाँ पे समाप्त होती है। और ईमानदारी के साथ जिन्होंने उत्तर लेखन किया है, नहीं किया है, तो आप जो पेड बैच से हैं जरूर करिएगा इस पे जुड़ा हुआ उत्तर लेखन, बहुत ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि कोई कमी रह जाती है तो अवश्य बताइएगा। और इसी तरह से जो हमारा उत्तर लेखन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रत्येक बिंदु पर इसी प्रकार की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात आती है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की चर्चा अब आज नहीं करेंगे, मुंडा विद्रोह की चर्चा हम अपनी कल की क्लास में मुंडा विद्रोह की चर्चा करेंगे।
ठीक है, एक दिन में एक सेशन हम रखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का लगभग वीडियो हो गया है, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि 1-1 घंटे का हम सेशन रखेंगे। तो मुंडा विद्रोह की चर्चा कल की क्लास में होगी, डिटेल से होगी। ठीक है, बाकी जो लोग उत्तर लेखन के कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, आप जरूर उत्तर लेखन के कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक चीज और जो बात करनी है आपसे, जो लोग उत्तर लेखन लगातार कर रहे हैं, जो 5:30 बजे का जो हमारा सेशन है, आप में से जो भी छात्र हमारे उस सेशन से जुड़े हुए हैं, उस पे टाइमिंग को लेकर आज हम बात करेंगे, तो उस सेशन में भी उपस्थित रहिएगा 5:30 बजे। और जो अभी तक उत्तर लेखन आपने किया है, 3 किया है आपने, चौथा आज आपको दिया जाएगा, जिसमें मैंने बोला था आपको कि नेहरू जी के सांप्रदायिकता के बारे में विचार और धर्मनिरपेक्षता के बारे में विचार, ये मैंने आपको पढ़ने को बोला था। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन 2 टॉपिक को अच्छे से पढ़ा भी होगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जितना हमने देखा है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न हो, या संथाल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा विद्रोह हो, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी विद्रोह हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक आपको मैं दूंगा जो आपको सेल्फ से ही, स्वयं से ही पढ़ना होगा, जो आपके पाठ्यक्रम में तो हैं लेकिन आपकी परीक्षाओं में वो प्रश्न नहीं बनते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। प्रयास यही रहेगा कि इसी चर्चा के दौरान ही हम उन सब चीज़ों को कवर कर लें। जैसे हमें अभी बिरसा मुंडा देखना है, तो जब हम बिरसा मुंडा देखें तो उससे जुड़े हुए जो अन्य छोटे छोटे आंदोलन हैं उसको भी हम देख लें। भले ही प्रश्न हमारे यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कम से कम वो हमारा एक टॉपिक विशेष जो हमारा है वो तैयार होता जाएगा, उससे हमारी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमें समझना है। और शाम का जो सेशन है, उत्तर लेखन का जो सेशन है आधे घंटे का, उसमें आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है और आप में से काफी संख्या में लोग उत्तर लेखन कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी आपको काम करने की जरूरत है, उसको लेकर भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सभी से उपस्थिति अनिवार्य है। बाकी आंसर फ्रेम आज आपको नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों से जुड़ा हुआ, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ और संथाल विद्रोह, दोनों से जुड़ा हुआ जो आंसर फ्रेम है वो आपको कल उपलब्ध कराया जाए। तो कल के सेशन में हम इन दोनों की बात करेंगे, बिरसा मुंडा और संथाल से जुड़ा हुआ जो आंसर फ्रेम है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ बिरसा आंदोलन के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। उत्तर लेखन के कार्यक्रम से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, यदि इसमें भी कोई डाउट है आपको तो उसको भी कमेंट बॉक्स में रखिए, उसके बारे में भी हम बताएंगे। एक पेड बैच चल रहा है उत्तर लेखन का 99 रुपए का, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं, 6 माह वैलिडिटी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। निःशुल्क उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।